और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन और आप देख रहे हैं द वायर। हाजिर हैं हमारे साथ जैसे पहले की तरह प्रोफेसर अपूर्वानंद। और अपूर्व, एक हफ्ते पहले हम लोग बैठ के बात कर रहे थे चुनाव के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, और किस हद तक उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्तर गिरा दिया है। और वैसे हमारी उम्मीद तो नहीं थी कि वो इस चीज़ को मतलब हम पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस चीज़ को रिपीट करेंगे वो, लेकिन पिछले 10 दिन में लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, जिस किस्म की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट तरीके से मुसलमानों को बार बार अपने भाषणों में निशाना बना रहे हैं, विपक्ष के बारे में एक डिसइंफॉर्मेशन, एक्टिव डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये कैंपेन का शुरुआती हिस्सा ही मान सकते। तो अभी और कितना हम लोग गिर सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो स्तर है, और कितना गिर सकता है? आप तो खैर नरेंद्र मोदी को 2002 से देख रहे हैं, और 2002 में और उसके बाद गुजरात में उनके भाषणों और उनके अभियानों को आपने कवर भी किया है, उस पर लिखा भी है, और हम सारे लोगों ने उसको देखा है। तब से लेकर आज तक के सफ़र में उन्होंने कभी निराश नहीं किया है दूसरों को। यानी अगर कोई यह सोचने लगे, जैसा कि हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आप विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठें तो आपका स्वभाव बदल जाता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, या अगर आप पंच की कुर्सी पर बैठें तो स्वभाव बदल जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि उनसे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते। वो उस कुर्सी का ही स्वभाव बदल देंगे या उस पद का स्वभाव बदल देंगे। तो उनका वो स्वभाव बना हुआ है, बल्कि उसमें और ज़्यादा क्रूडिटी और ज़्यादा फूहड़पन और क्रूरता आती चली गई है। और इस चुनाव अभियान में भी उन्होंने ये साबित किया है। इसलिए हम जो ये कयास आराई कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये बेकार है, क्योंकि हमको पता है कि वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता हो कि ऐसा करने से उनको कुछ मिल सकता है, ऐसा करने से उनकी जनता उत्तेजित हो सकती है, उनके पास आ सकती है, तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी उनके समर्थक भी अवाक रह जाएंगे देखकर कि कोई यहाँ तक जा सकता है, इस हद तक जा सकता है। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा जब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे हमले की भी वकालत करने लगें। अभी वह नहीं किया जा रहा है, लेकिन वह किया जाएगा, अभी अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसको हम सिर्फ नरेंद्र मोदी तक सीमित ना करें। यह एक तरह की नाइंसाफ़ी है उस आदमी के साथ, क्यों, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं को हम क्यों छोड़ रहे हैं। आप कल अनुराग ठाकुर का बयान पढ़िए, राजनाथ सिंह का बयान पढ़िए, नड्डा साहब के बयान देखिए, और उनकी हरकतें देखिए। कर्नाटक में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक औरत को मारा एक उसके मुसलमान परिचित मर्द ने, उस घटना को लेकर जो नड्डा साहब कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता कर रहे हैं, और या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या असम के मुख्यमंत्री, तो मैं कहूँगा कि हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
जो पूरी की पूरी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान छेड़ चुकी है चुनाव प्रचार के नाम पर। और ये मुस्लिम केंद्रित कैंपेनिंग जो इनका है, मतलब कि मोदी साहब के पहले पहले 2 भाषण से ही पता चल रहा था, लेकिन अब लगातार किस तरीके से अलग अलग चीज़ों को लेके अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में मोदी साहब ने ये चर्चा शुरू कर दी है कि ये मंगलसूत्र जो है हमारी बहनों और माताओं और जो है स्त्रियों की वो मंगलसूत्र वो छीन के उन लोगों को देना जो उनके खास लोग हैं। जो उनके खास लोग हैं। पहले तो उन्होंने कहा, मतलब आपको याद होगा सीए के टाइम में झारखंड में उन्होंने कहा कि उनकी पहचान कपड़ों से करेंगे। बांसवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके अधिक बच्चे हैं। हालांकि वो खुद जिस परिवार में जन्म लिए हैं, वो मुझे लगता है कि उनके 5 या 6 भाई बहन हैं, जो किसी भी हालत में इसको कम नहीं माना जा सकता। 60 साल पहले, 70 साल पहले भी इसको कम नहीं मान सकते आप। लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि उन लोगों के की ओर जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जो आरएसएस प्रोपेगेंडा में हमेशा मुसलमानों के लिए शॉर्ट हैंड होता है। अब वो कह रहे हैं उनके खास लोग, फिर उनके जो चुनिंदे शब्द होते हैं तुष्टीकरण और ये सब जो कोड वर्ड अच्छी तरह से जनता समझ लेती है। योगी आदित्यनाथ का बयान, हालांकि उससे भी हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिबेट का स्तर नीचे गिराते जाएंगे, लगातार गिराते जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ये बात कह रही है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो शरिया लागू कराएंगे। मतलब कि इस हद तक झूठ, और इस पे कोई रोक नहीं। इस पे जो है जो औपचारिक जो हमारे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन कमीशन है आपका, कोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन की भी अगर आप बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे बयान ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के तहत इनको आप बड़ी आसानी से इनको आप एक क्राइम मान सकते हैं। 295 153 200, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने सोशल मीडिया में मजाक किया कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 153। मतलब कि आईपीसी का वो प्रावधान जहां पे मजहब के नाम पे आप घृणा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और मोदी साहब इसी लेवल तक आ गए। लेकिन किसी भी लेवल, किसी भी जो हमारे अलग अलग महकमे हैं जिनका जिम्मा बनता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करें, आप हेट स्पीच के खिलाफ केस फाइल करें, आप चुनावी मैदान को इस तरह से मिसयूज नहीं होने देंगे, सब लोग चुप बैठे हुए हैं। और यही ज़्यादा फिक्र की बात है। लेकिन उसके पहले हम एक बात ये समझ लें कि जब इन्होंने कहा मंगलसूत्र, तो इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये सिर्फ एक तरह की जनता को संबोधित कर रहे हैं और सिर्फ एक तरह के लोगों को ये अपने लोग मान रहे हैं। तो कांग्रेस को ये भले ही बोलें कि उनके खास लोग, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनके खास लोग कौन हैं, कम से कम इनकी समझ में जी। क्योंकि मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली औरतें इस देश में बहुत हैं। मुसलमान औरतें हैं, ईसाई औरतें हैं, पारसी औरतें हैं, और भी दूसरे मजहबों की औरतें हैं, या आदिवासी होंगी या और होंगी जिनमें मंगलसूत्र अनिवार्य नहीं है। तो इसका मतलब वो औरतें आपके लोग नहीं हैं, आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और उनसे कुछ छीना जाएगा उसके बारे में आप फिक्रमंद नहीं है। हाँ, फिक्रमंद नहीं है। तो हालांकि सारा झूठ है, हाँ, कोई किसी से कुछ नहीं छीन रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ कि इससे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि दरअसल इनके खास लोग कौन है जिनको ये समझ रहे हैं। और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि चुनाव में, जनतंत्र में हर दल यह कोशिश करता है कि समाज के हर तबके से उसको वोट मिले। तो वो हर तबके की भाषा बोलना चाहता है, हिंदू को भी संबोधित करेगा, मुसलमान को भी करेगा, सिख को भी करेगा, ईसाई को भी करेगा। उसकी भाषा ऐसी होगी जो सब पर लागू होगी। लेकिन एक ऐसा दल है जो स्पष्ट रूप से बाकी सबको काट रहा है और कह रहा है कि मैं सिर्फ इनके लिए हूं और इनमें भी कुछ खास के लिए। यह हमारे लिए बहुत फिक्र की बात है। मुसलमानों के लिए फिक्र की बात हो, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा दल है जो शासन में है, जो यह घोषणा कर रहा है कि मुझे बाकी लोगों से बात नहीं करनी है। जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव के पहले कही कि मुझे मियाँ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जैसे ये कहा जाता है कि आप पहले नहा धोकर आइए, फिर आपको मैं अपने यहाँ आने दूंगा, वैसे वो कह रहे हैं कि पहले आप पढ़ लिख लीजिए, पहले आप कम बच्चे पैदा कीजिए, फिर
आप मेरे पास आइए, मैं आपसे वोट मांगूंगा। ये हेमंत बिस्व शर्मा ने पहले कहा था। वह चीज़ दोहराई जा रही है यहाँ पर, जो नरेंद्र मोदी और बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न आपने किया, और इस पर चिंता पिछले 10 दिन से जाहिर की जा रही है या उसके भी पहले से, कि हमारे यहाँ संस्थान बने हुए हैं जैसे चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के पास चुनाव के दौरान असीमित ताकत होती है। ने आप याद कर लीजिए, शायद वायर ने ही वो खबर छापी थी या किसी और अखबार ने, जिसमें यूपीए के समय सलमान खुर्शीद के एक बयान पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया था। और पहले सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कुरैशी साहब थे मुख्य चुनाव आयोग, और कुरैशी साहब ने तब राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और फिर सलमान खुर्शीद को वापस लेना पड़ा। तो चुनाव आयोग की इतनी ताकत होती है कि वो ये कर सकता है, लेकिन अपनी इस ताकत को पूरी तरह से छोड़ देना, आत्मसमर्पण कर देना, बल्कि तर्क जुटाना कि क्यों यह घृणा का भाषण नहीं है। जैसे आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि चुनाव आयोग शायद ये कहने वाला है कि राम मंदिर या बाकी चीज़ों का उल्लेख जो प्रधानमंत्री ने किया उसको हम उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो अब चुनाव आयोग तर्क जुटा रहा है इन सब के पक्ष में, और इसका अर्थ यही है कि राहुल गांधी जो पिछले कुछ सालों से कह रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत में जनतंत्र को चलाने वाले जो स्वतंत्र संस्थान थे, स्वायत्त संस्थान थे, उन सब ने अपना विलय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। और यह हमारे लिए बहुत फिक्र की बात है। भारतीय जनता पार्टी का घृणा प्रचार जितनी फिक्र की बात है, उससे ज़्यादा फिक्र की बात यह है। आज बल्कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया मोदी साहब के बांसवाड़ा भाषण के हवाले से, जो जहाँ पे उन्होंने अनाप शनाप बहुत घटिया बेकार चीज़ें बोली, और नोटिस जो है जारी किया गया उन पे नहीं, हालांकि कंप्लेंट जो है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने नोटिस इशू किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को और साथ साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी। मतलब कि डर इस कदर कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नोटिस भी नहीं जारी करना चाहते। प्रधानमंत्री आखिर अभी हैं क्या? प्रधानमंत्री अभी चुनाव प्रचारक हैं, अगर इस एक रूप में देखें। ठीक है, वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से तो वो सिर्फ चुनाव प्रचारक हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। तो आप अगर नोटिस जारी करेंगे तो स्टार कैंपेनर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री पद पर हैं और जिन्होंने भाषण दिया, जिन्होंने दरअसल वह अपराध किया है, जो अपराध बिल्कुल स्पष्ट है, उसके लिए किसी प्रमाण की अब आवश्यकता नहीं है। वो सारी चीज़ों में फिट होता है, वो 153 में फिट होता है, वो 295 में फिट होता है, वो चुनाव आयोग का जो आदर्श चुनाव संहिता है उसमें फिट होता है, उसके उल्लंघन में, और जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके प्रावधान के उल्लंघन में फिट होता है। ये तो इतना स्पष्ट है। लेकिन चुनाव आयोग का भय, और भय से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये सारे लोग साबित कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की पैदल सेना है। और मुझे लगता है कि मोदी साहब भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि बांसवाड़ा में जो जिस तरह से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, हालांकि वो हमेशा अपने बचाव के बारे में सोचते हैं, वो काफ़ी मतलब एक केयरफुल तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उन पे कोई ऐसा केस न दर्ज हो। लेकिन बांसवाड़े में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, मोदी साहब खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके अपने वेबसाइट पे जो NarendraModi.in है, जहाँ पे सारे प्राइम मिनिस्टर का बता उनका जो अपना मतलब, लेकिन वो सरकारी वेबसाइट नहीं है, वो बीजेपी और मोदी साहब स्वयं चलाते हैं। अच्छा, वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। उस वेबसाइट पे जो विवरण या जो डिस्क्रिप्शन आपने उस भाषण का दिया है, वहाँ पे आपने कन्वीनियंटली उन शब्दों को और उस पूरे सेक्शन को आपने हटा दिया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप खुद एहसास कर रहे हैं कि जो आपने बोला वो नॉट ओनली गलत था, लेकिन ये लीगली प्रॉब्लमैटिक है। गलत तो हमेशा ही वो बोलते रहते हैं, लेकिन स्वयं इस बात को ये मान रहे हैं कि ये लीगली प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए उसी मतलब जहां पहले इल्ज़ाम था कि वो लोग जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और किसी दूसरे मतलब मुसलमान को भी आइडेंटिफाई किया उन्होंने, अब कह रहे हैं उनके ख़ास लोग। तो ये थोड़ा सा क्लेवरली अपने शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को बचा पा रहे हैं। लेकिन
मेरा सवाल आपसे ये है, इनका स्वभाव ऐसा है, इनकी नीयत ऐसी है, ये हम मान के चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मतलब पावर हैज नॉट इम्प्रूव्ड, मतलब ये इसने पावर को और ज्यादा करप्ट किया है। करप्ट कर दिया। लेकिन क्या इन भाषणों का जो सिलसिला अब शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं मोदी साहब शायद इस बात को पहचान रहे हैं कि कैंपेन जिस तरह से जाना चाहिए था, वोटिंग जिस तरह से पड़ना चाहिए था, जिस तरह से ये उम्मीद कर रहे थे, बल्कि सारे देश भर में ऐलान किया उन्होंने कि 400 पार 400 पार, अब उस नंबर से थोड़ा सा हट चुके हैं। लेकिन क्या ये एक डेस्परेशन है कि मामला हाथ से निकल रहा है तो विकास से और इन तमाम चीज़ों से लोग अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शायद लोगों को हकीकत अच्छी तरह पता है, तो क्या अब मुझे ये कार्ड और ज़ोर से खेलना पड़ेगा? शायद यही इनकी सोच है। यह है निश्चित रूप से, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पहले चरण से ही उन्होंने इस प्रकार का भाषण देना शुरू कर दिया था। जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका था पहले चरण के समय, और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पहली टिप्पणी थी कि इस पर मुस्लिम लीग की, हर पन्ने पर मुस्लिम लीग की छाप है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये बदहवासी में अब कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये इनकी भाषा ही है, ये इनकी स्वाभाविक भाषा है। और हम लोग प्राय यह भी कहने के आदी हो गए हैं कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप इस पर बात मत कीजिए, क्योंकि फिर सारी बात इस पर चली जाएगी, लोगों का ध्यान मुद्दों से हट जाएगा। लेकिन हमें इस पर भी बात करनी चाहिए, आखिर भारतीय समाज को इस पर बात करनी चाहिए कि उसके नेता किस प्रकार के लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, और क्या इस भाषा को इस वजह से माफ़ किया जा सकता है कि चुनाव में तो ये चलता है, या युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है इसलिए इसको छोड़ दो, कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह भी सही है कि जितने लोग देख रहे हैं चुनाव को अभी, उनका यह कहना है कि पहले चरण में काफ़ी उदासीनता देखी गई, यहाँ तक कि इनके समर्थकों में हुई उदासीनता देखी गई, और एक तरह की चुप्पी देखी गई समाज में। तो नरेंद्र मोदी अब उत्तेजना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो उत्तेजना एक समय उन्होंने बालाकोट और पुलवामा से की थी, वह उत्तेजना कैसे पैदा हो, क्योंकि शायद राम मंदिर वाली उत्तेजना का ज्वार नीचे जा चुका है, तो अब वह ज्वार कैसे उठाया जाए, उसका रास्ता अभी सिर्फ और सिर्फ भाषा है, भाषण है। तो उससे उत्तेजना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो ये भी समझते हैं, संभवतः जो और भी ज़्यादा चिंता की बात है, कि उनके मतदाता इतने गए गुजरे हैं और इतने गिरे हुए हैं कि वो इस तरह की घटिया बातों से उत्तेजित होंगे और उनकी तरफ आएंगे। तो ये उनका खुद ओपिनियन जो अपने इलेक्टोरेट के बारे में है, अपने जनता के बारे में है, इसका मतलब वो खुद अपने लोगों को बहुत नीची निगाह से देखते हैं। ये मानते हैं कि मुझे इसी भाषा में इनसे बात करनी पड़ेगी, वरना ये उठेंगे ही नहीं, ये सोए हुए हैं, इनको मैं यही कह के उठा सकता हूँ। इससे मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी के भाषण को तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका विश्लेषण हम कर पा रहे हैं, इसकी आलोचना हम कर पा रहे हैं, क्योंकि खुलेआम ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। जैसे मनमोहन सिंह साहब के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो भाषण था, उसको भी उसने एक डिस्टॉर्ट करके, हालांकि आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल ड्राफ्टिंग इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन जब सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो क्या है, और उस क्लैरिफिकेशन के तहत जब आप उन वाक्यों को पढ़ें तो बात बहुत स्पष्ट नजर आती है कि भाई हिंदुस्तान के जो सारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, चाहे वो औरतें हों, मुसलमान हों, माइनॉरिटीज़ हों, ये ओबीसीज हों, आदिवासी हों, इनका पहला क्लेम होना चाहिए। सरकार इस बात, कांग्रेस सरकार ने उस वक्त क्लैरिफाई किया, और वो कई सालों तक लोगों ने इस बात को भूल ही दिया। अब इस चुनाव में जो है तकरीबन 10-12 साल के बाद आप उस बात को उठा रहे हैं, आप दोबारा उस डिस्टॉर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन चलिए, इसको भी आप, कोई आपको काउंटर कर सकता है, लेकिन मैं हैरान हो गया कि राहुल गांधी की एक तकरीर, उनका एक भाषण, जहां पे वो मैनिफेस्टो की लॉजिक को समझा रहे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम लोगों के, मतलब जो वंचित या जो मार्जिनलाइज लोग हैं,
उनके कल्याण के लिए, और फिर वो गिनवाते हैं दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक। उस भाषण को एडिट करके दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों को हटा देते हैं, और सिर्फ अल्पसंख्यक, ताकि लगता है कि ये वकालत या पैरवी सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही कर रहे हैं और भलाई वो सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही चाह रहे हैं। तो जब ये एडिटेड वीडियो जो बीजेपी के समर्थन इसको चला रहे हैं, जब लोग उस वीडियो को देखते हैं, जब लोग मोदी जी का भाषण को सुनते हैं, तो ये जो एक प्रोपेगेंडा पॉइंट है बीजेपी का कि भाई अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो मुसलमान हावी हो जाएंगे, सारा फायदा उनको मिलेगा, और फिर इससे मोदी जी और वो पागल सी चीजें जोड़ देते हैं, मंगलसूत्र आपका चला जाएगा। इससे कहीं ना कहीं शायद एक तबका है जो प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल होगा, और हमें इस पर और भी बात करनी चाहिए। इसलिए बात करनी चाहिए कि फ़र्ज़ कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि यह कहा भी जा रहा हो कि अल्पसंख्यकों को मदद की जानी चाहिए, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से यह बिल्कुल साफ जाहिर था कि हमारे विकास के जितने भी मानक थे, उन मानकों पर मुसलमान सबसे पीछे थे जी। वो चाहे कर्जा मिलने का मामला हो, टेलीफोन कनेक्शन मिलने का मामला हो, यहाँ तक कि किस इलाके में मदर डेयरी का बूथ होगा नहीं होगा, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से वाकिफ़ हैं, 2006 की रिपोर्ट से। तो अगर उसमें यह दिखलाई पड़ता है कि हिंदुस्तान की 15 करोड़ आबादी या 20 करोड़ आबादी विकास के सारे मानकों पर सबसे पीछे है, और देश को आप कहते हैं प्रगति में आगे ले जाना है, तो यह एक हिस्सा है जो इतना पीछे है कि वो इस प्रगति को अवरुद्ध करेगा। आपको उसको मदद करनी पड़ेगी कि वो आगे जाए। यह बात क्यों बुरी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने को कह देता है मुसलमान भी इस देश के हैं, तो अगर मुसलमान इस देश के हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं सरकारी सहायता मिलनी चाहिए? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। कांग्रेस नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा, और कांग्रेस ने यह कभी कहा भी नहीं। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द है भी नहीं, बल्कि हमें इससे उनसे ये शिकायत है कि वो मुसलमान शब्द का उच्चारण क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने मुसलमान शब्द का उच्चारण नहीं किया है। लेकिन यह मान लेना कि मुसलमानों को कोई सरकारी इमदाद, किसी तरह की राजकीय सहायता, ये बुरी बात है और इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत लज्जास्पद है। इस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। और वो डिस्टॉर्शन तो अलग है जो आप बतला रहे हैं कि वो डिस्टॉर्शन ये कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इतने सावधान हैं, सारे कांग्रेसी नेता इतने सावधान हैं कि वो कहीं भी मुसलमान शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि वो जैसे ही मुसलमान बोलेंगे उनको साबित कर दिया जाएगा कि ये मुसलमानों के पक्ष में है। और मैं सिर्फ कल्पना करता हूं कि अगर मैं मुसलमान होता तो मुझे क्या लगता इस समय कि चारों तरफ जो शब्द सुनाई पड़ रहा है भारत में वह है मुसलमान 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 मुसलमान। ये बात इतनी घटिया लगती है, इतनी गंदी लगती है कि आप मेरे ऊपर आपने सर्चलाइट डाल दी है, आप मुझे दिखा रहे हैं, सबको विजिबल बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इससे डरो क्योंकि ये खा जाएगा तुमको। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैं वोट देता हूँ, मेरी सरकार है, मैं टैक्स देता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं जिंदा रहता हूँ, और आप साबित कर रहे हैं कि मुझे खड़े रहने का हक नहीं। इस बात को पहचाना एक भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल के मेंबर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में, तो उन्होंने बयान दिया कि भाई जो बातें मोदी जी ने रखी बांसवाड़ा में वो प्रधानमंत्री, बतौर एक प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था, तो इनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। कहने का मतलब कि इस मुद्दे पे, इस इशू पे डिबेट संभव नहीं है बीजेपी के अंदर। तो चलिए मान के चलो कि इस पे डिबेट नहीं हो सकता, लेकिन आपकी बात सही है कि सियासी गलियारों में भी जिस तरह से इस मोदी साहब की बातों को काउंटर किया जा रहा है, उसमें भी बहुत एक केयरफुल तरीके से कि कहीं हम अपनी बातों से मोदी साहब को ज़्यादा औजार या एम्यूनिशन न पकड़ा दें, जिससे वो दोबारा ये इल्ज़ाम कांग्रेस या विपक्षी दलों पे लगाएं कि आप लोग मुसलमानों के पक्ष में कुछ बोल रहे हैं या
वो हालांकि वो बात कितनी भी जायज़ हो, और तमाम जो आंकड़े हैं सच्चर कमेटी के, आपने आर्थिक चीज़ों की बात की, और भी जैसे बैंक क्रेडिट है, हाउसिंग है, मतलब एम्प्लॉयमेंट है, और मैं राहुल गांधी की शायद परसों या तरसों जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आप अखबारों में संपादकों के नाम देख लीजिए, या जजों के नाम देख लीजिए, या फौज में जनरल्स के नाम देख लीजिए। उन्होंने अलग अलग जो है पोस्ट्स की गिनवाई की, और उन्होंने कहा कि एक भी दलित, आदिवासी या पिछड़ा नहीं मिलेगा। मुसलमान नहीं बोला। हालांकि मुसलमान बोलते तो फैक्चुअल भी होता, और एक तरह से समाज में एक आश्वासन भी पैदा करता कि भाई हाँ, एक ऐसी सियासी ताकत है जो हिंदुस्तान के लोगों के अधिकार के बारे में बात करना जानती है, और अगर आप किसी मजहब से या किसी कास्ट से या किसी जेंडर से आपका ताल्लुक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हकों के बारे में हम खुल के आवाज़ नहीं उठाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक जहर, ये एक डर, एक खौफ जो पैदा कर दिया है बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने, शायद ये पिछले 10 साल में पैदा नहीं हुआ है, लंबे अरसे से इनकी ये कोशिश रही है कि कुछ ऐसे मुद्दे हो जिन पे खुल के बात न हो। और मुझे लगता है कि इनके इतिहास के मैदान छोड़ने के बाद भी ये जो जहर है, ये कड़वाहट शायद लंबे अरसे तक हमारे समाज में रहेगा। लेकिन ये चुनाव एक ऐसा अवसर है जहाँ पे खुल के बातें होनी चाहिए, और आप हमारे साथ बैठे आज, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक, आज ये कार्यक्रम यही समाप्त होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़ते रहिए वायर के साथ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।